दोस्तों, इस नई और ख़ूबसूरत कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत ही सुंदर है। आप लोग प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। रुद्रांश की रुद्राणी केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। गाना अपनी धुन में बज रहा था। सड़क पर एक बारात जा रही थी। उसके हाथ काम करते करते अचानक रुक गए थे और उसकी नज़र वहीं ठहर गई थी। वो घर के बरामदे से सीधे दरवाजे के आर पार से ही सड़क पर उन बारातियों को नाचती हुई देखी जा रही थी। हालांकि उसका ध्यान उन बारातियों पे नहीं था, उसका ध्यान तो उस गाने के बोल पे था। वो अपने साजन, अपनी पिया, अपने बालम की बाट जोहते जोहते थक गई थी और अभी कल ही तो उसे मालूम पड़ा उसका परदेस गया हुआ साजन अब वापस आ रहा है। अपनी पढ़ाई पूरी करके आज पहली बार उस गाने के बोलों को जी रही थी। आज वो उस लोकगीत में डूबे हुए एहसासों को अच्छे से समझ रही थी। वो गालों पे हाथ टिकाकर इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे सामने से कोई उसके घर में आया उसका एहसास भी नहीं हुआ। तभी किसी ने ज़ोर से उसके हाथों को ढकेला। उसे एक झटका लगा। उसने देखा पास में झुकी हुई लड़की उसके पास बैठ गई थी और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोल पड़ी, किसके ख्यालों में इतना खो गई हो मैडम कि आज हमारे आने का ख्याल भी नहीं रहा। वो झींप सी गई। ऐसा कुछ नहीं है गिरिजा, मैं बस उस बारात को देख रही थी। कितने अच्छे गाने पे नाच रहे हैं ना। गिरिजा उसे एकटक देखी जा रही थी। उसकी बात सुन आंखें चढ़ाकर अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, इतना स्लो गाना, उस पर किसी को डांस करने की इच्छा भी ना हो और तुझे ये गाना भा रहा है, इसका मतलब सच है रुद्राणी। और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और किसी की राह ताकने का नाटक कहते हुए सिर पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, तू पगली हो गई है उनके इंतज़ार में। अब कल तक का इंतज़ार भी नहीं हो रहा है ना, तभी तो ये गाना मन को भा गया है। सच ही है ना रुद्राणी, केसरिया बालम आ रहा है। और वो वहाँ से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके गाल एक झटके में सुर्ख लाल हो गए। वो उठ के दिखावा करते हुए चिढ़कर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है समझी। और ये क्या बार बार मुझे रुद्राणी बुलाती है। तो शायद भूल गई है कि मेरा नाम आराध्या है। आराध्या की माँ भी वहाँ आंगन में चावल का टोकना लेकर आ गई थी। उसने गिरिजा को देखकर पूछा, तू कब आई। ये बैंड बाजों की आवाज़ में मालूम ही नहीं पड़ता कि घर में कोई आया भी है या न क्या। सॉरी, घर में कोई आया भी है क्या। वैसे अब किस बात पे झगड़ा कर रही हो दोनों। गिरिजा उनके पास पहुंची और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, अच्छा विनीता काकी, आप ही बताओ, रुद्रांश की पत्नी रुद्राणी ही तो होगी। बताओ मैंने इसमें कुछ गलत कहा क्या। विनीता मंद मंद मुस्कुरा दी और चावल को एक भगोनी में खाली कहते हुए बोली, तुम दोनों सहेलियों की बातें तुम दोनों ही जानो, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसे नाम तो ये भी अच्छा है। और विनीता और गिरिजा जोर से हंस दी। आराध्या रूठते हुए आंगन की एक पैड़ी पे बैठते हुए बोली, अब आप भी इसके मजाक में शामिल हो गई हो। जाओ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। विनीता ने गहरी सांस ली और उसके पास में बैठकर उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे, अब ये रूठने का खेल छोड़ दे। अब है ही कितने दिन, जल्दी तो इस आंगन से विदा होकर चली जाएगी। गिरिजा भी उसके पास में बैठ गई और आंखें नचाते हुए उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, पड़ोस के आंगन में। और फिर थोड़ा चिढ़कर बोली, आप दोनों माँ बेटी भी ना बात बात पर इतने सिंटी हो जाते हो। अरे विदा होकर हमारे घर ही तो आएगी, आपके पड़ोस में, कहीं दूर थोड़ी ही जा रही है जो इसकी विदाई का सोच सोच कर इतना इमोशनल हो रही हो। और जब जी चाहे तब मिलने आ जाना, कितना अच्छा है ना। आपको तो उदास होने की जगह खुश होना चाहिए। विनीता उठते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब नहीं कहती ऐसी बातें। अभी तुम लोग एक माँ के दिल का हालत समझ नहीं पाओगी। खैर छोड़ो, कल इतनी सारी खिरान बनानी है, पूरे मोहल्ले में बांटना है, बहुत काम पड़े हैं। गिरिजा ने बनते हुए पूछा, क्यों, कल कुछ स्पेशल है क्या। विनीता ने भी उसका जवाब तुरंत दिया, और कल का दिन कोई भूल सकता है क्या। एक तो रुद्र का जन्मदिन और उसकी घर वापसी, कल तो जश्न मनेगा। आखिर रुद्र को बचपन से मेरे हाथ की खिरान ही पसंद आती थी। खिरान तो वो मेरे हाथ से ही खाता था। अब उसकी वापसी पर शाही भोज चाहे ठाकुर खानदान का हो, पर खिरान तो मेरे हाथ की ही रहेगी।
और तुम्हारी माँ से मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली है और वो ज़रूरी सामान लेकर फिर से रसोई में चली गई। गिरिजा और आराध्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। उस घर के बाहर ही पास में एक खाली मैदान और उसके पास ही सड़क के अंतिम छोर पे एक बहुत आलीशान हवेली बनी हुई थी, जहाँ बस सब बड़ी धूमधाम से साज सजावट में लगे हुए थे और एक बड़ी रौबदार आदमी सब लोगों को थोड़ा कड़कड़ाई से काम करवा रहा था। देखो, एक भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। आखिर बहुत सालों बाद छोटे साहबजादे आ रहे हैं और ऊपर से उनसे मिलने कल पूरा कस्बा इकट्ठा होगा, तो बस इसी खुशी के मौके पर पूरी हवेली नई दुल्हन की तरह सजी होनी चाहिए। तभी एक लंबा ऊंचा आदमी कुर्ता पहने बाहर से आया और उस आदमी के पांव पड़ते हुए बोला, अरे मामा जी, इतने कड़क मत बनो कि सब आदमी काम छोड़ के भाग जाएं। सच्ची में आप और मेरी माँ दोनों ही पूरे पागल हो गए हों। आपसे ज़्यादा तो आज माँ का रूप खतरनाक हो गया है। वो तो आज जैसे किसी को चैन से बैठने ही नहीं दे रही हैं। अब तक 10 बार कुछ न कुछ सामान लेने दौड़ा दिया है। लगता है कल तक तो मैं सेंचुरी पूरा कर लूँगा। तभी पीछे से एक रौबदार पर धीमी आवाज़ आई, बरखुरदार, वो माँ है, उसमें तुम कमियां नहीं निकाल सकती। आखिर पूरे 7 सालों बाद लौट रहा है और फिर तुम भूल रहे हो शिवांश तुम्हारी शादी में भी इतनी ही तो भाग दौड़ की थी। तुम्हारी माँ ने कमी उसने उस वक्त भी नहीं रखी थी और आज भी नहीं रखेंगी। मामा जी और शिवांश दोनों पीछे पलट गए थे। मामा जी ने उनकी बातों में हामी भरी। बिल्कुल सही कहा आपने अमरनाथ जी, और मैं भी नहीं चाहता कि इस हवेली के छोटे नवाब के स्वागत में कोई कमी नज़र आए। आखिर इस हवेली के छोटे मोटे त्योहारों की सजावट की वजह से ही मेरा नाम इतना ऊंचा उठा है। मेरे डेकोरेशन की बिजनेस की तरक्की में कहीं ना कहीं इस हवेली का भी हाथ है। तो अब रुद्रांश का स्वागत तो पूरा मेरी तरफ से ही होगा और इस बार एक पैसा नहीं लूँगा मैं। शिवांश हंस पड़ा और मामा जी, अब तो हम देंगे भी नहीं। आखिर अब जल्दी ही अपनी बेटी को इस घर में जो दे रहे हो, अपनी भांजी के घर से भला कोई रुपए वसूलेगा? बिल्कुल बेटा, मैंने भी ये तय कर ही लिया था। एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो हमारा समधी का रिश्ता बन जाएगा। मामा जी आगे कुछ बोलती, तभी बीच में अमरनाथ ने उन दोनों को टोक दिया, एक मिनट शिवांश, किसी के हक के रुपए रखना ये हमारे उसूलों में नहीं है। हम अपने उसूलों और अपनी जुबान के पक्के हैं, समझे? शिवांश ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था बाबा। पूरा गांव जानता है बाबा, आप अपनी बातों और उसूलों के पक्के हैं और आप भी फिक्र मत करिए, हम आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और वो लोग फिर से अपने अपने कामों में लग गए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी थोड़ी थोड़ी देवदास मूवी की तरह लग रही है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। चलिए आगे स्टार्ट करती हूँ। नवधा, मैंने कहा था ना, तो सब काम को छोड़ दे, अभी बाहर फूलों की रंगोली बना दे, उसके आने का टाइम हो जाएगा और घर की चौखट ही सोनी रहेगी। जल्दी कर। अभी रसोई के बाहर से एक औरत अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए तेज़ी से अंदर चल पड़ी और अचानक से एक डिब्बे से ठोकर लड़खड़ा गई। पीछे से गिरिजा ने आकर उसे थाम लिया और बाँह पकड़कर कहा, अरे माता जी, बस करो ना, कहीं ऐसा ना हो बेटे को देख पगली हो जाओ। चुप कर, कुछ भी बोलती है, मुझसे ज़्यादा तो पगली तो तू हो रही है। अब तक कितनी बार आराध्या के घर के चक्कर लगा चुकी है, जाने कितनी खुशी फूट पड़ी है तुझे। माँ, क्या करूँ, आपको पता है ना मुझे उस रुद्राणी को छेड़ने में कितना मज़ा आता है, और अब तो पूरी बाजी मेरे हाथ लग गई है। तब तक शिवांश भी अंदर आ गया और नवधा को किनारे कर ठेला पकड़ते हुए कहा, क्या चल रहा है? नवधा ने हंसते हुए कहा, दोनों माँ बेटियों के बीच होड़ लगी हैं। पता नहीं रुद्रांश भैया के आने से पहले ही इतनी धूम मची हुई है, वो आएंगे तब पता नहीं क्या धमाके होने वाले हैं। शिवांश ने वो बनाते हुए कहा, अब तो मुझे भी जलन होने लगी है। ऐसा लगता है काश मैं भी बाहर पढ़ने चला जाता तो मेरा भी ऐसे ही स्वागत होता। कुछ भी कहो, घर से बाहर जाने पर अनुपमा ठाकुर का लाडला बेटा तो रुद्रांश ही बन गया है। गिरिजा ने शिकायती लहजे में कहा, नहीं भैया,
वो बचपन से ही माँ के लिए हम दोनों से ज़्यादा लाडले हैं। हमारी कुछ दाल नहीं गलती उनके आगे। शिवांश ने सहमति देते हुए कहा, ये तो सही कहा, पर बचपन से वो माँ की पूँछ बनकर घूमता था और अचानक से दूर हो गया, तो अब तो लगता है माँ उस पर और ज़्यादा लाड बरसाने वाली हैं। अनुपमा ने दोनों के कान पकड़ते हुए कहा, सुबह से मैं ही मिली हूँ, क्या तुम दोनों को लगता है तुम दोनों पवन जी यानी मामा जी और आराध्या को छेड़ छेड़ कर थक चुके हो? अगर सच में तुम दोनों का लाड करना बंद कर दिया ना, तो तुम दोनों को दिन भर अपने बाबा की डांट ही सुननी पड़ेगी, समझी? नवधा ने खुशी के साथ फूलों की टोकरी हाथ में लेते हुए कहा, कुछ भी कहो माँ, आज हमारा परिवार फिर से एक बार अपनी एकता दिखाएगा और फिर से इस घर की शान और रुतबा ऐसी ही बनी रहेगी। बस अब इस परिवार में आराध्या और मिल जाए तो कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी। कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी तो मुझे बुआ बनने की जल्दी है, तो अभी तो इस घर में सबसे छोटे वारिस की भी कमी अखर रही है। गिरिजा ने अब नवधा की टांग खींची थी। नवधा शर्मा सी गई। शिवांश भी कम नहीं था, उसने पलटवार किया, अरे अभी तो उससे बड़ी चिंता भी सता रही है। बेटी जब तक घर में रहती माँ बाप की सिर्फ एक बड़ी चिंता रहती है। वैसे माँ को कांता प्रसाद जी की लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी गिरिजा के लिए बात चला ली हो? कितना पीछे पड़े हैं वो लोग। एक बार रुद्रांश के साथ साथ इसकी भी शादी हो जाती है, तब सच्चे मायने में हम परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। गिरिजा तुनक पड़ी, भैया सच में आपसे अच्छे तो रुद्र भैया ही हैं। कम से कम वो मुझे इतना परेशान तो नहीं करती। आपसे तो बात करना ही बेकार है। और वो नवधा के साथ बाहर की तरफ चली गई। शिवांश भी हंसते हुए वहाँ से चला गया। अनुपमा ने भगवान के हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गोपाल, बस मेरे घर को हमेशा ऐसे ही खुशहाल रखना। और वो रसोई के अंदर चल पड़ी। हवेली के बाहर हलचल मच उठी थी। लोगों का जमावड़ा होने लगा था। सब लोग अपने साथ पहले ही कुछ न कुछ उपहार लेकर आ गए थे। सब लोगों को इंतजार था गांव के प्रतिष्ठित आदमी की छोटे बेटे की लौटने का। सबकी आंखें सड़क पर जमने लगी थी। विनीता, अनुपमा और नवधा आरती की थाल और फूलों का हार लेकर खड़ी थी। एक तरफ अमरनाथ जी और पवन कुमार जी मामा जी बातें कहते हुए बैठे थे। दूसरी तरफ कुछ लोकगीत गानों और बजाने वालों का भी दल बैठा हुआ था। यहाँ कोई नहीं था तो वो थी आराध्या। वो अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। आखिर इतने साल इंतज़ार किया था उसका। बचपन से ही साथ में खेले थे, पर लड़कपन के आते आते एक अलग सा एहसास जगने लगा था। उसे रुद्रांश के साथ रहना अच्छा लगने लगा था और शायद रुद्रांश को भी। वो भी हमेशा उसके साथ ही बैठा रहता था। दोनों कितनी ही देर बातें करते रहते थे। सब उठ जाते पर वो दोनों बैठे रहते घंटों घंटों तक। रुद्रांश आगे की पढ़ाई विदेश में करना चाहता था, पर एक डर था, अगर वो सफल ना हुआ तो। और उसी ने रुद्रांश को हौसला दिया। पर जब उसके विदेश जाने का समय आया, तब आराध्या के बाबा चल बसे। दोनों परिवारों के गहरे नाते को देखते जाते जाते रुद्रांश के पिता ने आराध्या को अपनाने का वादा किया था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी आराध्या के साथ तय कर दी और उनकी जुबान पत्थर की लकीर की तरह थी। इसीलिए ये बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल चुकी थी। रुद्रांश ने भी कोई एतराज़ नहीं जताया था और जाते जाते वो हमेशा की तरह उसके साथ घंटों बैठकर उसे दिलासा देता रहा और जल्दी लौट आने का वादा कर चला गया। और उसके बाद आज उसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। ऐसा नहीं है वो वापस आया नहीं था। 2 बार उसका आना हुआ था, पर एक बार वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी, इस कारण उससे नहीं मिल पाई। और एक बार उसकी माँ उसे देव दर्शन के लिए ले गई थी, इस कारण मिलना नहीं हुआ। उसने आज तक रुद्रांश से फ़ोन पर भी 1-2 बार ही बात की थी, वो भी सबके सामने। और जब जब उसके आने की उम्मीद थी, तब वो आया नहीं। आखिर कुछ सालों से उसका आना टल रहा था। अपने खुद के भाई की शादी में वो नहीं आ पाया था, उसका एग्ज़ाम था।
इस कारण एग्ज़ाम से फ्री होकर भी वो आ नहीं पाया था, क्योंकि साथ साथ में उसकी नौकरी चल रही थी। अब इतने सालों बाद आज उससे मिलना हो रहा है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आज भी उससे मिल पाएगा भी या नहीं। गिरिजा उसे बुलाने आई थी, पर उसने सोच लिया था आज वो तब ही उधर जाएगी जब वो सच में लौट आएगा। आखिरकार थक कर गिरिजा उल्टे पांव लौट गई थी। एक कार हवेली के सामने रुकी और आवाज़ की सुनती ही आराध्या रूम की खिड़की की तरफ दौड़ पड़ी। वो ऊपर से ही देख रही थी और उसका दिल धक से रह गया। कार से सिर्फ शिवांश भैया उतरे थे और ड्राइवर। नीचे सबके चेहरे पे उदासी छा गई थी। आराध्या ने खिड़की जोर से बंद कर दी और पलटकर बिस्तर पर उल्टा लेट गई। अनुपमा आरती की थाली नौधा को पकड़ा कर बेचैनी से बाहर आई और शिवांश की तरफ देखकर कहा, जो मुंह लटका कर खड़ा था, रुद्रांश कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? अभी इस बार क्या बहाना बना रहा है ये लड़का? ना जाने क्यों वो लौट के आना चाहता भी है या नहीं। इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ इस लड़के का। और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अभयनाथ जी उसके पास आए और उन्हें संतावना देते हुए बोली, हो सकता है उसे ज़रूरी काम आ गया हो, इसी कारण नहीं आ पाया हो। ऐसा कौन सा काम है जो उसको यहाँ आने से रोक रहा है? परेशान हो गई हूँ, अब थक गई हूँ। जब वहाँ रहना ही नहीं है तो उसे क्यों वहाँ के काम को पकड़ के तो वो क्यों वहाँ के काम को पकड़ कर बैठा है? कब वो अपने देश लौटेगा? समझ ही नहीं आ रहा। ये लड़का चाहता। अनुपमा जो पूरी तरह झल्ला चुकी थी अचानक से रुक गई, क्योंकि एक टैक्सी भी उसकी आंखों के सामने आकर रुकी। शिवांश मुस्कुराने लगा। अनुपमा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो अभी अभी टैक्सी से उतरा, एकदम बदल चुका था वो। आखिरी बार देखा उसे एकदम अलग, थोड़ी लंबे पीछे बंधे हुए बाल, जिम में कसरत करके बनाई हुई एकदम कसी हुई कदकाठी, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाई हुई। वो पहले से काफ़ी अलग लग रहा था। वो उसके पास पहुंचती उससे पहले उसने देखा वो टैक्सी में किसी के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है और वो बाकी के गांव वाले उधर देखने लग गए। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर बाहर निकली और उसके साथ में खड़ी हो गई थी। उसने स्लीवलेस और डीप नेक शॉर्ट टॉप पहना हुआ था, जैसे वो हवा में झूल रहा हो, और एक घुटने से थोड़ा नीचे तक की जीन्स, जिसे गांव वाले शायद पटी हुई जीन्स कहना ज़्यादा सही समझती थी। वो दोनों हाथ पकड़कर अनुपमा की तरफ बढ़ गई और रुद्रांश ने अनुपमा के सामने झुककर उस लड़की को झुकने का इशारा किया। दोनों ने अनुपमा के पैर छुए और खड़े हो गए। अनुपमा कुछ नहीं बोली, पर वो और अमरनाथ उसे सवालिया निगाहों से देखने लग गए थे। सवाल शायद पूरे गांव के मन में था, पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। बस एकदम हल्की सी खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। रुद्रांश ने चुप्पी तोड़ते हुए अनुपमा को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मॉम, क्या हुआ? आप तो उदास हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। भैया को कहाँ आप चलो, मैं पीछे से टैक्सी में आता हूँ। देखो तो सही मेरे ना आने का। सुन, सबको कैसा लगता है? अमरनाथ थोड़ी कड़क आवाज़ में बोल पड़ी, बेटा, तूने अपनी माँ को इतना इंतज़ार करवाया है और अब ना लौटने का मजाक उसके चेहरे पे उदासी ही लाता ना कि खुशी। खैर छोड़ो। वैसे उस लड़की की तरफ इशारा कर, ये कौन है? कोई और साथ में आएगा ये खबर तो नहीं दी थी तुमने? रुद्रांश ने उस लड़की को देखा। तभी शिवांश बीच में बोल पड़ा, ये रुद्र की दोस्त है, हमारा गांव और इंडिया घूमने आई है। बस 1-2 महीने यहाँ से अमेरिका, फिर से चली जाएगी। रुद्रांश ने शिवांश को देखा। शिवांश आगे बढ़ गया और बैंड बाजे वाले को इशारा किया और चिल्लाते हुए बोला, माँ, अब जिस बेटी के लिए इतनी तैयारियाँ की है उसकी आरती और स्वागत करोगी या ऐसे ही उसे देखती रहोगी? बैंड बाजे जोर से बजने लगी। नाच गाना शुरू हो गया। अनुपमा ने अपना सिर झटका और खुद से बड़बड़ कहते हुए बोली, मैं भी न जाने क्या सोचती रहती हूँ, इतनी खुशी के मौके पर भी
कितना उल्टा सोचने बैठ गई। फिर उसने नवधा को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटा आरती की थाली तैयार रखो और रुद्र बस 2 मिनट इधर रुको, फिर दरवाजे पे आ जाना। वो मुस्कुरा दिया, पर साथ में आई हुई लड़की के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। गिरिजा ने अपने भाई को जैसे ही देखा था, सबसे पहले वो आराध्या के घर की तरफ दौड़ पड़ी। आराध्या अपने आप में खोई हुई लेटी हुई थी। उसके दिमाग में हजारों उल्टे सीधे ख्याल जन्म ले रहे थे। वो खुद की किस्मत को कोस रही थी। उसे ना तो रोने आ रहा था, ना मुस्कुराते। इन ख्यालों का सिलसिला तब टूटा जब उसे ज़ोर से बैंड बाजों की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ पड़ी। उसने झट से खिड़की खोल दी और फिर से उसका ज़ोर से धड़कता दिल जैसे थम सा गया। पर इस बार उसके चेहरे पे सुकून था। कितने सालों बाद उसे दिख रही थी, लोगों की भीड़ से घिरा हुआ, एकदम अलग, पर वैसा ही प्यारा सा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने उसकी खिड़की की तरफ देखा, पर जैसे फिर से नज़र हटा ली। अब तो उसका इंतज़ार करना जवाब दे गया। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोल नीचे की तरफ भागी। रास्ते में उससे गिरिजा टकरा गई। गिरिजा कुछ बोलती उससे पहले ही आराध्या ने उसे खुशी से झटके से गले लगाया और छोड़ भी दिया और उसी रफ्तार से भागते हुए बोली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। गिरिजा मुस्कुरा पड़ी और उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे पे अनुपमा आरती की थाल ली हुई थी और रुद्रांश आगे आया था। तभी वो लड़की भी जानबूझकर उसके साथ एकदम मिलकर खड़ी हो गई। अनुपमा के चेहरे पर फिर से सिलवटें पड़ गई और उसी पर आराध्या का भाग कर आना हुआ था। वो रुद्रांश को देखती ही उसके दाहिनी तरफ उसे देखते हुए वहीं खड़ी हो गई। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। वो आ गया, वो लौट आया था, उसके देश, उसके गांव, और अब वो उसके इतना करीब खड़ा है। आराध्या को उसके पास खड़ी देख अनुपमा ने भी सब कुछ भूल खुशी खुशी उसकी आरती उतारना शुरू कर दी थी। ढोल जोर से बज उठे और वही धुन बज पड़ी, केसरिया बालम आओ जी पधारो हमारे देश, जिसे सुन आराध्या का दिल और खुश हो गया। उसने बैंड वालों की तरफ देखा। उन लोगों के पास से गिरिजा आ रही थी, जिसके चेहरे पर छेड़ने वाला अंदाज था। गिरिजा भी उनके पास आ गई और जानबूझकर आराध्या को छेड़ते हुए अपनी माँ से बोली, लो माँ, तुमने तो होने वाली दुल्हन की आरती अभी से उतार ली। रुद्रांश ने गिरिजा की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखा तो उसका ध्यान आराध्या की तरफ गया। वो अभी तक बिल्कुल वैसी ही थी, या यूँ कह दो पहले से ज़्यादा निखर गई थी। और उस पर चुनरी की कारीगरी वाला लाल सूट उसके ऊपर और फबरा था। वो एक पल को उसमें खो सा गया, पर फिर उस लड़की की टक्कर से सकपका कर फिर से खुद को संभाल लिया और आराध्या की तरफ देख धीरे से सिर्फ हाय कहा। आराध्या के दिल की धड़कनों में एकदम बाढ़ सी आ गई। वो उसे ही देखती रह गई, क्या होगा जब सामना हुआ आराध्या और रुद्रांश का। आराध्या को संभलने में देर लगी। वो उसे हाय करती, उससे पहले ही साथ आई लड़की ने उसकी बाँह कसकर पकड़ ली और आंखें चौड़ी करके बोल पड़ी, तुम्हारा घर तो बहुत रॉयल है, एकदम पैलेस जैसा। इतना बड़ा घर मेंटेन कैसे करती होंगी? सबका मोस्ट ऑफ टाइम तो इसे क्लीन करने में ही जाता होगा। सबकी आंखें फिर से उस लड़की पे ठहर गई थी। आराध्या की नजरें उसके हाथों पे जम गई थी। अमरनाथ के मन में कुछ उथल पुथल मच उठी थी। उनके चेहरे की गंभीरता से लग रहा था जैसे उन्होंने मन ही मन कोई फैसला किया हो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी ये सब माँ के गार्डन्स में सब ईजिली मेंटेन हो जाता है। वैसे यहाँ सर्वेंट की भी कोई कमी नहीं है, वो हर काम में हेल्प करते रहते हैं। ओह गुड, एनीवेज लीव इट, आई एम टायर्ड नाउ। यू नो कितनी लॉन्ग जर्नी थी, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो अब मेरा रूम। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अनुपमा ने गिरिजा को कहा, गिरिजा, हमारे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है, इसे कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसे मेहमानों के कमरे में लेकर जाओ और इसके सामान को अच्छे से रखवा देना। एक नौकर ने आकर उसके सामान को उठाया और उसे गिरिजा हवेली के अंदर कोने में बने हुए एक कमरे में लेकर चली गई। उसके बाद रुद्रांश भी अंदर की तरफ रवाना हो गया, पीछे पीछे आराध्या। उसके मन में कई नए सवाल पैदा होने लगे थे।
उसकी नज़र अभी भी उसी कमरे की तरफ थी जहाँ अभी अभी वो नई मेहमान गई थी। वो वहीं खड़ी रह गई। रुद्रांश सोफे पे बैठ गया। अमरनाथ अंदर आए और उसके पास बैठ गए और उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, तो अभी तुम भी आराम करके थोड़ी देर में खाना खाने आ जाना। फिर शाम को पूरी हवेली में तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनेगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ साथ ही साथ तुम्हारी सगाई की तारीख भी अब तय कर दूँ। रुद्रांश के चेहरे पे सगाई का जिक्र सुनते ही एक अजीब सा भाव आया, पर वो अमरनाथ को कुछ ना बोल सका। वो एक सोच में डूब गया। मामा जी ने थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए कहा, अमरनाथ जी, अभी अभी तो रुद्रांश आया है, अभी उसे थोड़ा सेट होने दो, फिर साथ में बैठ के आराम से बात करते हैं। वैसे भी अब तो ये हमेशा के लिए आ गया है, फिर से जाने वाला तो है नहीं। और फिर तब तक माँ जी भी बद्रीनाथ से आ ही जाएंगी। उनके पोते की सगाई की बात उनसे पूछ के ही तय कहते हैं। पर इस बार अनुपमा भी अमरनाथ का साथ देते हुए बोली, अरे भाई साहब, आप सही हैं, पर सगाई तो करनी ही है, हमारी बात तो पक्की ही है, तो आज ही मुहूर्त निकाल देते हैं। और रही बात माँ जी की, तो वो सगाई की बात सुनकर खुश होंगी। आखिरकार आराध्या तो उनको बचपन से ही पसंद है। रुद्रांश कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस अपने ख्यालों में ही खो सा गया था। हालांकि उसके चेहरे के भाव ना अमरनाथ से छुप पा रहे थे और ना ही आराध्या से। ये वो नहीं था जिसे उसने विदा किया था। वो तो उसे अपने दिल में चल रही हर बात बताता था। ये तो कोई और है जो दिल की बात बताना तो दूर, दिल में कोई राज लिए हुए बैठा था। शिवांश अंदर आ गया था। वो अनुपमा से बोल उठा, माँ, वो अभी आया है, बेचारी को कुछ दिन तो आज़ादी के दिन जीने दो, फिर तो ज़िंदगी भर इस उम्र कैद में फंसना ही है। अभी से शादी सगाई की बात छेड़ उसको डरा रही हो। नवधा ने उससे घूरा, बेटा, ये जो हवा और मजाक तुम लोगों ने समाज में खिला रखा है कि शादी बर्बादी है, शादी के बाद गुलामों की तरह जीना है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अमरनाथ ने शिवांश को बीच में ही टोक दिया था। शादी से ना सिर्फ मर्द की बल्कि औरत की ज़िंदगी भी बंधती है। समझदारी आती है दोनों में। बचकानी हरकतों को छोड़ जिम्मेदारी का एहसास कराता है ये बंधन। तो इस रिश्ते का मजाक मेरे सामने ना ही उड़ाओ तो बेहतर है। और रुद्रांश सही समय पर अपनी जिम्मेदारी ले लेगा तो उसकी तरक्की ही होगी। शिवांश समझ गया और अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, पर एक बार रुद्र को फ्रेश होकर रास्ते की थकान तो दूर करने दीजिए। अनुपमा ने कहा, बिल्कुल रुद्र, एक बार हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। रुद्रांश चुपचाप खड़ा हो गया। शिवांश ने उसे चलने का इशारा किया। वो दोनों ऊपर रुद्र के कमरे की तरफ चले दिए। आराध्या रुद्र को जाते हुए देखती रही। देख भाई, मैंने तुझे रास्ते में ही कह दिया था, इस गांव में तेरा ये प्यार परवान चढ़ेगा नहीं। इससे अच्छा होगा तो कश्मीरा को घुमा कर फिर से अमेरिका रवाना कर दी और आराध्या को अपना ली। इसी में तेरी और सबकी भलाई है। शिवांश रुद्रांश के कमरे में उसे समझा रहा था। रुद्रांश ने थोड़ा तलख आवाज़ में कहा, पर हम दोनों कमिटमेंट कर चुके हैं और वो मेरी बिना टूट जाएगी। वो मुझसे अलग नहीं हो पाएगी। और आराध्या, वो तो खुद को संभाल लेगी, वो जी लेगी मेरे बगैर, वो नहीं टूटेगी। अरे कितना इंतज़ार किया है उसने तेरा, हम सब ने देखा है उस पर। वो इस परिवार की पसंद है। तेरी कैसी कहती होगी तुझे प्यार, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वो इस घर के लोगों को समझ नहीं पाएगी। उसकी ज़िंदगी बस तुझ तक सीमित रहेगी। रुद्रांश ने निराशा से कहा, एक बार उसे मौका तो देकर देखो, शायद आप गलत साबित हो जाओ। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझे बस समझाने का काम कर सकता हूँ। मौका देना या ना देना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ बाबा या माँ के हाथ में है। और उन्हें ये बात बताना मतलब तो जानता है कितना हंगामा होगा इस घर में। आगे तेरी मर्जी, अभी तो फ्रेश हो जा और नीचे आके कुछ खा ले, शाम को देखते हैं।
क्या होता है क्या नहीं। आराध्या चुपचाप रसोई में नवधा और अनुपमा की मदद कर रही थी। हालांकि नवधा ने उसे बता दिया था वो बस रुद्रांश की दोस्त है, पर आराध्या को यकीन नहीं हो पा रहा था। वो उसके लौटने पर और ज़्यादा मायूस सी हो गई थी। कम से कम उसके सपनों का रुद्रांश ऐसा नहीं था। वो बस उसे इंतज़ार करवा रहा था, पर वो उससे दूर होकर भी दूर नहीं था। पर आज उसे लग रहा था आज वो पास होकर भी उसके पास नहीं है। वो चुपचाप काम करती रही। खाने की टेबल पे सभी बैठ गए और खाने को देखते ही सबसे पहला शब्द केसी के मुंह से ही निकला था। दिख तो यमी रहा है, पर ये सब कितना ऑयली, स्पाइसी या फिर हद से ज़्यादा स्वीट है। ऐसा फूड अगर मैंने कंटिन्यू 2-3 दिन तक खा लिया तो डेफिनेटली मेरा वेट बढ़ जाएगा। और रुद्र, मॉडलिंग के लिए ये सब फूड वैन है। सबकी नज़र फिर से उस नई मेहमान पे टिक गई थी। ओ नो, आप मॉडलिंग फील्ड से हैं? गिरिजा ने इसकी तरफ ककड़ी टमाटर की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। फिर तो आपके लायक यहाँ सिर्फ यही है। केसी ने थोड़ा रुखे लहजे में देखा और रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र, आई थिंक तुम्हें भी ये सब नहीं खाना चाहिए। इट्स अनहेल्दी फॉर अस। अब अनुपमा के चेहरे पे फिर से गुस्से की लकीर खिंच गई थी। पहले ही रुद्र इतने सालों बाद आया था। उस पर एक अनजान लड़की उसे अपने हिसाब से चला रही थी। वो तलख आवाज़ में बोली, बेटा आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, पर ये सब रुद्र के लिए ही बनाया है और इतने सालों बाद लौट के आया है तो एकाएक रुद्र की तरफ उदासी से दे। पर फिर भी मर्जी उसकी है, उसे विलायती खाना खाना है या देसी। वैसे भी शायद उसकी पसंद बदल रही है। रुद्रांश ने अपनी माँ को मुस्कुराकर देखा और कहा, कैसी बातें कर रही हो मोम? जो इतना अच्छा खाना छोड़ के उस सूखे खाने का प्रिपेयर करेगा वो बेवकूफ़ रहेगा। कि इसीलिए से घूर के उसने नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट चले जाओ, पर यहाँ के खाने का टेस्ट वहाँ कहीं भी नहीं है। आखिर इतने साल सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ के खाने को ही मिस किया। गिरिजा ने ककड़ी की प्लेट केसी की तरफ सरकाई और आराध्या को तिरछी नज़र से देख रुद्र से पूछा, भैया आपने सिर्फ खाने को मिस किया, यहाँ के लोगों को नहीं। आपको पता है यहाँ पर तो कोई सब चीज़ें भूल सा गया था। उसने तो सिर्फ आपको ही मिस किया। रुद्रांश उसकी बात को ठीक से ना समझ सका और अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, आई नो मॉम ने, एंड सच कहूँ मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया, पर वहाँ कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हम बीच में नहीं तोड़ सकते हैं। अमरनाथ ने पहली बार उसे टोका। अब वो सब झमेले पूरे करके आए हो ना, अब यहीं के काम को आगे देखना या यहीं कोई नया काम शुरू कर दो। इस बार रुद्रांश के चेहरे पे फिर से चिंता की लकीर आ गई थी। अमरनाथ ने फिर से उसके हाव भाव भाप लिए, पर इस बार वो चुप नहीं रहे। क्या हुआ बरखुरदार? आए हो तब से देख रहा हूँ किसी न किसी उलझन में पड़े दिख रहे हो। तुम हमेशा के लिए वापस आए हो या फिर से जाने का इरादा है? शिवांश ने रुद्रांश की तरफ देख इनकार में सिर हिलाया, पर इस बार रुद्रांश बोल पड़ा, डैड, आई मीन बाबा। अमरनाथ को डैड शब्द से चिढ़ थी। देखिए वहाँ पे कैरियर में स्कोप बहुत है। मैं सोच रहा था अगर कुछ साल में वहाँ और रह जाता हूँ तो आने वाले सालों में कहीं पर भी रहने की इच्छा नहीं होगी। अब अगर तुम वापस चली गई तो तुम्हारे घर वापसी की इच्छा कभी नहीं होगी। सच कहा है, एक बार विदेश की हो गई तो फिर खुद का देश बहुत बुरा लगने लग जाता है। देखा अनुपमा, मेरा डर सच साबित हुआ। अब इसको यहाँ रहना ही नहीं। तुम्हारी और रुद्रांश की जिद पर सबको वहाँ भेजा था। इसको वहाँ भेजा था। अब देख लो तुम्हें। अमरनाथ ने रुद्रांश की बात काट दी थी और एक उदासी के साथ खाने में ध्यान देने लग गई, जैसे वो जल्दी से उस टेबल से उठना चाहती हूँ। रुद्रांश उससे कुछ कह पाता। शिवांश ने उसे चुप रहकर खाना खाने का इशारा किया, पर केसी ने अपना मत रख दिया था। लिसन अंकल, अगर वो अपना कैरियर वहाँ बनाना चाहता है तो बुरा क्या है? आखिर वो भी इंसान है, उसकी खुद की लाइफ है और अपनी लाइफ के फैसले लेने का हक उसे है ना कि किसी और को।
अमरनाथ के हाथ खाने पर से रुक गए थे। बाकी सब लोग भी केसी का चेहरा देखने लग गए थे। अमरनाथ अब टेबल से उठ गए थे और कुछ वाक्यों में अपना मत पूरा कर दिया था। सही कहा, उसकी ज़िंदगी है, पर इस घर से जुड़े सब लोग अपने फैसले सबसे पूछ कर लेते हैं, तो ये कहाँ रहेगा या नहीं, ये फैसला सब मिलकर करेंगे, ना कि आप अकेली। और हाँ, आज शाम को सब लोगों के बीच भी इस बात को लेकर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। और वो वहाँ से चली गई थी। रुद्रांश ने सबकी तरफ देखा और आराध्या से नज़र मिलते ही उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अनुपमा के मन में अब की बार केसी के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी, क्योंकि आज तक अमरनाथ जी किसी के कारण अपना खाना बीच में छोड़कर नहीं उठे थे। शाम को सब तैयार हो गए थे। रुद्रांश के जन्मदिन की खुशी सब गाँव वालों के मन में थी, पर घर के अंदर एक गहमा गहमी का माहौल हो गया था। सब लोगों के दिलों में हलचल पैदा हो गई थी। नवधा तैयार होते होते शिवांश को ही देखे जा रही थी। शिवांश की नज़र उससे मिली तो तुरंत उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालने वाला ही था। तभी नवधा दूर हट गई और उसको घूरते हुए पूछा, क्या छिपा रहे हो दोनों भाई? रुद्रांश भैया आए हैं, तब से देख रही हूँ। इतने इशारे चालू हैं जितने तो आज तक मेरे को भी नहीं किए होंगे। शिवांश फिर से अपना कुर्ता ठीक करने लग गया और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। अब आप मुझसे छिपा रहे हैं। मालूम है ज़्यादा महीने नहीं हुए शादी को, पर आपको इतना तो जान गई हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ सकूँ। और मुझे तो यही लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात तो अभी सामने आना बाकी है, वापस जाने से भी बड़ी, है ना? शिवांश के हाथ रुक गए। नवधा ने इसकी गले की माला ठीक की और उसकी नज़रों में देखा। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं फंस गया हूँ। बड़े भाई होने के नाते मैं उसे समझा चुका हूँ, पर वो शायद अब बदल गया है। वो वहीं से ठोना चाहता है और उसे भी। बड़ी बात वो आराध्या को तभी गिरिजा अंदर आ गई थी। क्या बात है, बिना दरवाज़ा बंद किए रोमांस चालू है। अच्छा हुआ बाबा अंदर नहीं आए, वो अंदर आने वाले थे। फिर मैं वहाँ से जा रही थी तो मुझे बोला आपको बुलाने के लिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है उन्हें। गिरिजा ने कहा, क्या? मुझे क्या पता, वैसे आप भाभी से साड़ी में बात करती तो समझ आता था, पर आज तो आप रुद्रांश भैया के साथ रोमांटिक हो रहे थे। भूल गए क्या? वो आपके सगे भाई हैं। पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। और वो नवधा की तरफ देखते हुए वहाँ से निकल गई। गिरिजा ने नवधा को सोच में खड़ा देखा और कहा, गुस्सा आ रहा है? आपका दिन खराब कर दिया? नवधा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, पर डर है आने वाले दिनों में किसी और के दिन खराब ना हो जाए। तुम प्लीज़ हो सके तब तक आराध्या के साथ ही रहो। आज कुछ बहुत बड़ा तो होने वाला है। गिरिजा उसे देखती रह गई। शाम को सब तरफ रौनक सी छा गई थी। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सज गई थी। पूरा गांव उमड़ पड़ा था इस उत्सव में। सबने पहले कन्हैया की आरती की और खीरान का भोग लगाया था, और उसके बाद एक मंच तैयार किया गया। उस पे अमरनाथ जी का पूरा परिवार आ गया था। किसी भी मंच पर चढ़ रही थी, पर अनुपमा ने उसे परिवार का प्रोग्राम कर नीचे रुकने का इशारा कर दिया। और केक कटिंग के बाद अमरनाथ ने तुरंत माइक हाथ में लिया और ज़ोर से कहा, ठीक 3 दिन बाद हम लोग फिर से ऐसे ही इकट्ठा होने वाले हैं। आप सब लोग आना ना भूलें, सबसे शुभ मुहूर्त है। माँ जी भी आ रही हैं और हमारे छोटे बेटे रुद्रांश और आराध्या की सगाई उसी समय तय हुई है, तो आप सब लोग आकर उन्हें आशीर्वाद देना ना भूलें। और शादी का मुहूर्त भी जल्दी निकाला जाएगा। घर के सब लोग अमरनाथ को हैरत से देखने लगे गए थे। पहली बार अमरनाथ ने बिना किसी से पूछे कोई फैसला किया था। खासकर आराध्या, रुद्रांश और केसी, ये तीनों ही गहरी सोच में डूब गए थे। आराध्या आधे प्रोग्राम से ही वापस आ गई थी। कई कारण थे जिस कारण वो घर लौट आई। उनकी सगाई का तय हो जाना और रुद्रांश के चेहरे पर एक भी खुशी की झलक नहीं। रुद्रांश का उसके परिवार को नज़रअंदाज करना, उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी नहीं।
और उससे बड़ा कारण हर जगह उस लड़की केसी के साथ ही रहना। उन दोनों को साथ में देख जब सहन शक्ति जवाब दी गई तब वो घर लौट आई थी। वो पूरी रात ऐसे ही अंधेरे में कभी पंखे को देखती रही, कभी उसके बचपन की फ़ोटोज़ को जो दीवारों पर फ्रेम करके लगाई हुई थी। उसके दिल में उसके लौटने की जितनी उमंग थी अब वो फीकी पड़ चुकी थी। यहाँ ये बात सच थी, हाँ ये बात सच थी। उसके चेहरे पे एक उदासी थी, पर उसकी आँख में एक आंसू भी नहीं बह रहा था। वो बस खुद के वजूद को तलाश रही थी। उसने तो जब से होश संभाला था यही सपना देखा था, पूरी तरह से रुद्रांश और उसके परिवार की बन जाना। उसके सिवा तो उसने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। और आखिर में उसने एक फ़ैसला लिया, बहुत कड़ा, बहुत दर्द भरा। उसकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें टपकी और उन्हें पोंछकर करवट बदल कर सोने की कोशिश में लग गई। रुद्रांश प्रोग्राम के बाद सीधा शिवांश के कमरे में घुस गया। नवधा कपड़े खड़ी करके रख रही थी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लग गई। रुद्रांश ने गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, सॉरी, वो भैया से ज़रूरी बात करनी थी। वो यहीं थे शायद। नवधा रुद्रांश को एक नज़र उसे देख कपड़े अलमारी में रखते हुए बोली, आपको आराध्या पसंद नहीं है और आप उससे सगाई नहीं करना चाहती, यही बात है ना। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा, बस वो नवधा की तरफ चुपचाप देखने लगा। नवधा ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गया था। नवधा ने रुद्रांश को देखा और उसके पास आकर कहा, मुझे जहाँ तक ध्यान है आप पहले तो इस रिश्ते के लिए तैयार थे, फिर अचानक से ये सब। खैर, मर्जी आपकी है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, आप अगर कोई भी फैसला ले रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आराध्या से क्लियर कीजिए। आखिर इस फैसले से उसकी और आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ना है। इस तरह बिना आराध्या से बात किए अकेले फैसला करना कायरों का काम है, ना कि बहादुरी का। यकीन मानिए, वो एक समझदार लड़की है। प्लीज़ उससे बात करके ही कोई फ़ैसला लेना। रुद्रांश के मन में एक बार फिर शर्मिंदगी उठी, पर उसे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि उसकी भाभी जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। और हो सकता है आराध्या से बात करने पर वो उसे समझी जैसा कि वो उसे हमेशा से समझती आई है। उसने उठकर नवधा को थैंक्स बोला और बाहर जाने लगा। तभी शिवांश बाथरूम से बाहर आ गया था। वो उसे देख पीछे से ही आवाज़ लगाते हुए बोला, ओ हीरो, कोई काम था, बिना मिले जा रहे हो। रुद्रांश ने शिवांश को देखा, फिर नवधा की ओर हल्के से मुस्कुराकर कहने लगा, हॉनेस्टली भाभी से अब तक मिलना नहीं हुआ था, पर वो बहुत अच्छी हैं और समझदार हैं। बहुत बेटर लाइफ पार्टनर सेलेक्ट की है आपने। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व कर दी। शिवांश ने आंखें घुमाई और हंसते हुए उसकी बात को सही किया और कहा, माँ और बाबा ने सिलेक्ट की, मैंने नहीं। नवधा ने उसे घूरा, मैंने बस उनकी पसंद में हामी भरी और मुझे लगता है अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सेट हो गई है। रुद्रांश ने एक बार फिर शिवांश की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया, पर उसके मन में फिर से बातें घूमने लगी थी। आराध्या भी तो समझदार थी। उसकी हर प्रॉब्लम को वो भी चुटकी बजाकर सॉल्व कर देती थी और उसकी एक हंसी देखकर ही उसकी कितनी चिंताएं मिट जाती थी। बहुत ही प्यारी सी हंसी थी उसकी। उसके ख्यालों में एक बार उसका हंसता हुआ चेहरा नज़र आया, पर आज शायद उसके कारण उसके चेहरे पे हंसी नाम की चीज़ नहीं थी और वो अचानक से हड़बड़ा गया। नहीं, वो केसी को भी तो प्रॉमिस कर चुका है। अमेरिका में हर मुसीबत में आखिर वही उसके साथ खड़ी थी और फिर उस दिन पार्टी में भी उसके साथ। उसके दिमाग में एक झलक सी उठी और वो हड़बड़ा गया था। केसी से रिश्ता तोड़ना, उसको भी तो धोखा देना ही होगा। वो फिर से उलझ गया और
अगली सुबह का इंतज़ार करते हुए वो अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजे पे केसी आई। जोर से दरवाज़ा खोल वो अंदर घुस आई और बिना रुकी एक सांस में बोल गई थी वो, सी रुद्र, मैंने पहले ही कहा था यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, पर तुम नहीं माने। बोले, मेरा परिवार मेरी पसंद को मानेगा। कैसे मानेगा? अरे तुम्हारी फैमिली ने तो तुमसे बिना पूछे तुम्हारी सगाई तय कर दी है। अब कौन सी बात बाकी रह गई है? लिसन, अगर कल तक तुमने सबको सगाई के लिए मना नहीं किया तो मैं सबको हकीकत बता दूंगी कि वहाँ यूएस में हम लोगों के बीच क्या हुआ था और हमने वहाँ फ्रेंड्स के बीच में पहले ही हमारी इंगेजमेंट का सेलिब्रेशन कर लिया है। रुद्रांश ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे एक मौका तो दो। इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से काम बिगड़ेगा। मैं कल ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तुम बस रिलैक्स रहो। पर केसी के मन में रुद्रांश के उलझे हुए चेहरे को देख गुस्से का उबाला आ रहा था। उसने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी और अपने मन में कुछ फैसला कर लिया। वो चुपचाप बाहर चली गई। आराध्या सुबह सुबह ही कान्हा जी के मंदिर में हाथ जोड़ गए। एक फैसले के साथ अमरनाथ जी के कमरे में चली गई। उधर रुद्र ने आराध्या को अमरनाथ के कमरे में जाते देखा तो उससे बात करने के हिसाब से वो उधर दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। आराध्या ने देखा अमरनाथ जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आराध्या को सामने दे उन्होंने न्यूज़पेपर साइड में रख दिया और उसे बैठने का इशारा किया। आराध्या ने उनके पाँव छुए और वहीं उनके पास में घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो ये फैसला किया है। उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा। अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं तो ये फैसला वापस ले लीजिए। मुझे मालूम है आपकी जुबान की कीमत बहुत है, पर इस फैसले से हम तीनों की ज़िंदगी दांव पर लगेगी। मैं देख रही हूँ बाबा, रुद्रांश के चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए थी, और उसके चेहरे पर सच्ची खुशी तब दिखाई देगी जब हम उसके फैसले को सपोर्ट करें। हाँ, उसका फैसला शायद कुछ और है। पता है बाबा, वो चाहता तो वहाँ से लौट कर नहीं आता, फिर से कोई बहाना बना देता, पर वो हम लोगों के बीच वापस आया है। शायद वो भी चाहता है कि हम उसके फैसले में उसका साथ दें। वो अपने परिवार की मर्जी से आगे बढ़ना चाहता है, ना कि अकेली। अब ऐसे में आप लोग उसका साथ छोड़ उस पर ज़बरदस्ती फैसला थोप कर ना उसका कैरियर बना पाएंगी, ना उसकी ज़िंदगी। तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? आप इस सगाई को तोड़ दीजिए और साथ में उसे अमेरिका जाने की परमिशन दे दीजिए। तुम्हारा दिल तोड़ कर ये फैसला कर लूँ? अगर आप मना नहीं कहते हैं तो मैं खुद इस रिश्ते से पीछे हटती हूँ बाबा। मुझे रुद्रांश के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है बाबा। वो उठ खड़ी हुई। क्या आराध्या का लिया फैसला सही है? क्या अमरनाथ उसकी बात सुन लेंगे? रुद्र का झुकाव आखिर किसकी तरफ है? क्या वो कभी जान पाएगा केसी और रुद्र की पूरी कहानी क्या है? जानने के लिए पढ़ते रहिएगा इस कहानी को। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जाने से पहले प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं, तेरा इश्क मेरी सांसों में घुला, बहुत ही सुंदर कहानी है ये भी, तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।